स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा मेंडल के नियम। मेंडल के प्रथम नियम, जिसे हम प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। प्रभाविता या लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम देखते हैं कि प्रभावी एक शब्द आया है। इसका मुख्य तात्पर्य ये है कि प्रभावी लक्षणों का दिखाई देना, या जिस पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं उसके अनुरूप ही ये नियम बनाया गया है। इस नियम के अनुसार हम देखते हैं कि जब किसी लक्षण के समयुग्म की प्रभावी लक्षण तथा अप्रभावी लक्षण के जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो F1 अर्थात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं। जो लक्षण नहीं दिखाई देते हैं वो अप्रभावी लक्षण होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके अनुसार समयुग्म की प्रभावी लक्षण तथा समयुग्म की अप्रभावी लक्षण वाले जनकों में संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देगा वो प्रभावी लक्षण होता है, और जो लक्षण हिडन रह जाता है, नहीं दिखाई देता, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है वो प्रभावी लक्षण होता है। इसी के अनुरूप ही ये नियम प्रभाविता का नियम बना है। इस प्रभाविता के नियम को हम एक संकरण विधि के द्वारा समझ सकते हैं, अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मुख्य तात्पर्य है कि किसी एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या आगे की पीढ़ियों तक, जब किसी एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है तो हम इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। एक लक्षण, जैसे प्लांट्स के संदर्भ में हम जाने कि प्लांट्स की लंबाई और बौनापन, तो लंबा और बौनापन एक ही लक्षण के प्रभावी तथा अप्रभावी रूप हैं, और जब इसी एक ही लक्षण का हम एक से द्वितीय पीढ़ी में तथा तृतीय पीढ़ी में जब इसका अध्ययन करते हैं तो इसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकरण के नाम से जानते हैं। इसके अध्ययन करने के लिए हम देख सकते हैं कि पेरेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि डिप्लॉयड होते हैं, जिन्हें हम कैपिटल T के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। ये डोमिनेंट लक्षण को रिप्रेजेंट करता है, होमोजाइगस डोमिनेंट, और दूसरा पेरेंट्स होमोजाइगस रिसेसिव है, ये भी डिप्लॉयड है। ये अप्रभावी लक्षण को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात बौनेपन को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों पेरेंट्स के जब कोशिका विभाजन होता है, क्योंकि डिप्लॉयड कोशिका जो विभाजित होती है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, तो जो युग्मक बनते हैं वो हैप्लॉयड बनते हैं, तो इससे अलग अलग युग्मक बनते हैं, और इन युग्मकों का चेकर बोर्ड की सहायता से हम जैसे कि क्रॉस कराते हैं तो हमें F1 पीढ़ी में हेटेरोजाइगस डोमिनेंट संतति प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी में हेटेरोजाइगस डोमिनेंट विषम युग्म की प्रभावित संतति जो प्राप्त होती है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि हमने एक लक्षण लिया और पेरेंट्स का लंबापन तथा बौनापन, और F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त होती है वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट अर्थात विषम युग्म की प्रभावी, जिसमें प्रभावी लक्षण हमें दिखाई देता है। तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है वो प्रभावी लक्षण है, अर्थात सभी प्लांट्स
जेनेटिकली रूप से हम देखें तो हेट्रोजाइगस हैं, परंतु फिनोटाइप रूप से हम देखें या बाहरी रूप से हम इसके लंबाई या लक्षण को देखें तो सभी प्लांट्स हमें लंबे दिखाई देते हैं, बाकी जेनेटिक रूप से ये समान नहीं होते हैं, ये हेट्रोजाइगस प्रकार के होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम किसी एक लक्षण को पेरेंट से F1PD में अध्ययन करके उसमें प्रभावी लक्षण को F1PD के अंदर देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब F1PD के जो जनक हमें प्राप्त होते हैं, F1PD की जो संतति हमें प्राप्त होती है, इस संतति में जब हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो हम देखते हैं कि होमोजाइगस डोमिनेंट समयुग्मकी प्रभावी का एक प्लांट हमें प्राप्त होता है और इसी प्रकार से हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के हमें 2 प्लांट प्राप्त होते हैं और होमोजाइगस रेसिसिव का हमें एक प्लांट प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समयुग्मकी प्रभावी का एक, विषमयुग्मकी प्रभावी के 2 तथा समयुग्मकी अप्रभावी का एक प्लांट हमें प्राप्त होता है। तो जीनोटाइप रेशियो इसका 1:2:1 है। ये जीन प्रारूपीय अनुनाद के नाम से हम इसे जानते हैं। मगर F2PG में जो संतति प्राप्त होती है उसकी फिनोटाइप देखें तो हम देखते हैं कि बाहर से जब इसकी लंबाई का लक्षण देखें तो हमें 3:1 का रेशियो में दिखाई देता है या 3:1 का रेशियो में दिखाई देता है। ये फिनोटाइपिक रेशियो है या लक्षण प्रारूप अनुपात होता है। इसके अंदर 3 प्लांट्स हमें लंबे दिखाई देते हैं, एक प्लांट्स हमें बौना दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि मेंडल की प्रभाविता के नियम के अंदर हम मुख्य रूप से ये देखते हैं कि F1PD में जो लक्षण दिखाई देता है वो प्रभावी लक्षण होता है। अगर इसको हम आगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को F2PD तक और आगे बढ़ाते हैं या इसकी वंशानुगति का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो दोनों बदल जाते हैं, जबकि F1PD के अंदर हम देखते हैं कि सभी प्लांट हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होते हैं और प्रभावी लक्षण हमें देखने को मिलता है। जीनोटाइप और फिनोटाइप में यहाँ अंतर है। इसी प्रकार से F2PD के अंदर जीनोटाइप रेशियो तथा फिनोटाइप रेशियो में भी अंतर हमें दिखाई देता है। जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 और फिनोटाइप रेशियो 3:1 हमें दिखाई देता है। हमने जो चेकर बोर्ड बना रखा है इसमें देखें कि F1PD के डिप्लॉयड जो संतति हमें प्राप्त होती है, जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हैं, इनको जो क्रॉस कराते हैं तो हम देखते हैं कि जो गैमेट्स बनते हैं वो 2 प्रकार के इसमें गैमेट्स बनते हैं। एक डोमिनेंट प्रकार का डोमिनेंट कारक रखने वाला गैमेट बनता है और इसी प्रकार से दूसरा जो गैमेट बनता है उसमें रेसिसिव लक्षण से संबंधित कारक होता है। तो कैपिटल T तथा स्मॉल t प्रकार के गैमेट्स हमें प्राप्त होते हैं। इन गैमेट्स में हम जब क्रॉस कराते हैं तो हमें 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो तथा 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो की संतति में प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि F1PD के अंदर सभी प्लांट्स हमें फिनोटाइपली लंबे दिखाई देते हैं, बल्कि जीनोटाइप रूप से वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होते हैं। मगर इन्हीं F1PD से हम F2PD में अध्ययन कराते हैं तो हम देखते हैं कि जीनोटाइप रेशियो तथा फिनोटाइप रेशियो दोनों अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। ये मेंडल के प्रभाविता के नियम को तथा मोनोहाइब्रिड क्रॉस दोनों को प्रदर्शित करता है। प्रभाविता के नियम में मुख्य रूप से हम जनक का F1PD तक अध्ययन करते हैं। F1PD के अंदर जो लक्षण दिखाई देता है उसे ही हम प्रभावी लक्षण के रूप में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।